Assalamu alaikum 10th class. Today we shall continue doing the exercise of the poem Peace, and the next segment of the poem is that of the use of imagery. It's upon page number 94. Imagery. Imagery means the use of images in the form of pictures. The use of images in the form of pictures. इमेजरी क्या होती है कि पोइट जो है वो अपनी पोइम में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है कि हमारे माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाती है उन मनाजर की। दोबारा से सुन लें, इमेजरी ये होती है कि पोइट वर्ड्स ही इस तरह के यूज़ करता है कि हमारे माइंड में उन वो जो सीन्स हैं उनकी पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। सो द क्रेडिट गोज टू द पोइट हु यूजेस सच अ काइंड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स ही ऐसे कमाल के होते हैं। आपको पता है जब हम डैफोडिल्स पोइम पढ़ते हैं तो जिस तरह से वो वर्ड्स वर्ड डिस्क्राइब करता है वो सीन हमारे माइंड में क्रिएट होता चला जाता है। हम इमेजिन करते हैं वही लेक, हम इमेजिन करते हैं डैफोडिल्स, हम इमेजिन करते हैं डैफोडिल्स का कलर, हम इमेजिन करते हैं डैफोडिल्स की स्विंगिंग। सो ये क्या होता है कि पोइट्री का कमाल होता है कि पोइट इस तरह से पोइम लिखता है कि हमारे ज़हन में वो सीन जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अब वो सीन्स क्रिएट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करता है उसको बोलते हैं यूज़ ऑफ इमेजरी। यहाँ पे मैं बस एक जनरल सा ही जैसे इन्होंने दिया है उसको बता देती हूँ। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमेजरी ईच कोरस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ 4 सेंसेस। अब इमेजरी जो है वो 5 टाइप्स की है। ठीक है, विजुअल आंखों से रिलेटेड, ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड, टेक्टाइल टच करने से रिलेटेड, ऑल्फैक्टरी स्मेल यानी सूंघने से रिलेटेड, और गस्ट्रेटरी होता है टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब ये जो हाई यूज़ ऑफ इमेजरी है ना, ये हमें मिलता है जॉन कीट्स की पोइट्री में, जिसमें वो सारी सेंसेस उसने यूज़ की हुई हैं। 5 सेंसेस उसने यूज़ की हुई हैं अपनी पोइट्री में इमेजेस की। ठीक है, चलो एनीहो हम आगे मूव करते हैं और वो काम जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसकी तरफ आ जाते हैं। पेज नंबर 95। The next segment is that of grammar. Grammar section of the exercise, page number 95. Kinds of pronoun. So we know pronoun is a word which is used in the place of a noun. Pronoun वो word है जो noun की जगह पे इस्तेमाल होता है। All of us know about that. Now here are given the kinds of pronoun: demonstrative, reflexive, interrogative। 3 kinds हमें दी गई हैं, उनके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। पहली चीज़ है demonstrative pronoun। These are the pronouns which are used to point out or indicate something. These are the pronouns which are used to point out or indicate something. ये वो pronouns हैं जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी चीज़ की तरफ, जैसे this, that, these, those। ये वो वर्ड्स हैं जो कि हम इंडिकेशन के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। So these are called demonstrative pronouns. The next is reflexive pronoun। जो हमारे self और selves वाले pronouns होते हैं, they are called reflexive pronoun। वो subject पे stress देते हैं that the work is done by the subject himself। But do I say himself? In the same way, herself, yourself, themselves,
itself. तो सेल्फ और सेल्व्स वाले जो प्रोनाउन होते हैं दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. The next is interrogative pronouns, those pronouns which are used to ask some questions. Those are called interrogative pronouns. For example, what are you doing? For example, who is knocking at the door? For example, which is your sister among these girls? So, the use of what, who, whom, which, where, when. इनका जो यूज़ है फॉर इंट्रोगेटिव पर्पस डेट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सॉर्टिंग करनी है इन तीनों तरह के प्रोनाउंस की. हैंड मी दैट हैमर, मुझे वो हथौड़ा पकड़ाओ. हैंड मी पकड़ाओ, वो हथौड़ा, हम क्या कर रहे हैं, उस हथौड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं. सो दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द नेक्स्ट इज आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर. अब यहाँ पे सेल्फ और सेल्व्स वाले जो हैं वो रिफ्लेक्सिव में ही आएंगे. माई सेल्फ इज a reflexive pronoun. The next is who is there. Who is there? Here, who is used to ask some question. That's why it's an interrogative pronoun. Himself will be our new friend. Himself is a reflexive pronoun. Is this your teacher's book? क्या ये आपकी टीचर, ये वाली बुक आपकी टीचर की है? सो दिस, द वर्ड दिस इज आ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है? द वर्ड विच इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ओके, लेट अस मूव अहेड. द नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स used as adjectives. I was amused by the way she acted in the play. Amused, ed, past participle. Do you find this type of humor amusing? ing, verb first form plus ing, and it is functioning as an adjective. That's why it is a present participle. Now listen, अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएं और वो एडजेक्टिव बन जाए, वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम दे, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करें, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. अगर मैं कहती हूँ रोता हुआ बच्चा, क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, यहाँ पे क्राइंग वर्ड जो है वो क्वालिफाई कर रहा है चाइल्ड को. सो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल. अगर मैं कहती हूँ ड्राइड लीव्स, सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए पत्ते. अब ड्राइड जो है वो ड्राई की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये यहाँ पे लीव्स को क्वालिफाई कर रहा है वर्ड. सो इट्स अ प्रेजेंट इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल. ing का इजाफा करें और वो एडजेक्टिव बन जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल. ed का इजाफा करें और वो एडजेक्टिव बन जाए तो पास्ट पार्टिसिपल. Here the question is choose appropriate participles. The movie was really dash. मूवी जो थी वो वाकई जो थी वो बायसे दिलचस्पी थी. इंटरेस्टिंग,
आई थॉट इट वॉज अ गुड लेक्चर, मुझे लगा कि अच्छा लेक्चर था, बट आई वॉजेंट वेरी डैश इन द टॉपिक, लेकिन मैं टॉपिक में बहुत ज़्यादा मगन नहीं था, इंटरेस्टेड, मगन नहीं था। आवर टाउन इज सो डैश, देर इज़ नथिंग टू डू हियर। हमारा टाउन इतना बोरिंग है कि यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं। बोरिंग, बोर करने वाला, बोरियत देने वाला, उकता देने वाला। ठीक है। आर यू डैश विद दैट गेम ऑलरेडी, क्या तुम उस गेम से पहले ही बोर हो चुके हो? बोर हो चुके हो, बोर्ड, पास्ट पार्टिसिपल। हैव यू हर्ड हर लॉफ, क्या तुमने उसकी हंसी सुनी है? इट्स सो डैश, ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। गुस्सा दिलाने वाली, एनोइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई एम रियली डैश विद वन ऑफ माई को वर्कर्स, मैं अपने को वर्कर्स में से एक के साथ तो सच में बहुत नाराज़ हूँ, नाराज़ हूँ। एनॉयड, पास्ट पार्टिसिपल। द सिटी वॉज डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जो शहर था वो तबाह हो गया तूफान के दौरान। डैमेज्ड, तबाह हो जाना, तबाहशुदा था तूफान के दौरान। द इंफॉर्मेशन वाज क्वाइट डैश टू हिज रेपुटेशन, ये मालूम, ये जो खबर थी ये उसकी शोहरत के लिए बहुत ही नुकसान का बायस थी। डैमेजिंग, बायस से नुकसान। दिस ट्रीटमेंट इज़ रियली ग्रेट, ये ट्रीटमेंट सच में बहुत अच्छा है। इट्स मेड मी फील सो डैश, इसे जो है ये मुझे ट्रीटमेंट वाकई मुझे रिलैक्स करता है। इट मेक्स मी फील सो रिलैक्स्ड, पास्ट पार्टिसिपल। आई डिडंट लाइक दैट मूवी, मुझे मूवी पसंद नहीं थी। आई थॉट इट वॉज टू डैश, मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है। डिप्रेसिंग, प्रेजेंट participle. The next is the use of gerund phrase, infinitive phrase and prepositional phrase. These are very important क्योंकि MCQs में इनमें से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। ठीक है, अब हमने इट्स अपॉन पेज नंबर, आई एम नाउ ऑन पेज नंबर 97 ऑफ योर टेक्स्ट। जेरेंड फ्रेज देखते हैं क्या होता है। द जेरेंड फ्रेज इंक्लूड्स द जेरेंड एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड और एनी मॉडिफायर्स रिलेटेड टू द जेरेंड। पहले देख लेते हैं जेरेंड क्या है। हो सकता है प्रीवियस जी मुझे याद है कि सेकंड जो था आपका चाइनीज़ न्यू ईयर में मैंने आपको जेरेंड बताया भी था और आपको एग्जाम्पल से समझाया भी था। दोबारा बता देती हूँ। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं और वो नाउन बन जाए या वो नाउन का किरदार अदा करे, यानी किसी चीज़ का नाम बन जाए, तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको तब भी एग्जांपल दी थी, स्मोक, सिगरेट पीना, स्मोकिंग, सिगरेट नोशी। स्विम, तैरना, स्विमिंग, तैराकी। ठीक है, अब जेरेंड फ्रेज क्या है कि पहले जेरेंड आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो वो जितना पार्ट बनेगा सेंटेंस में वो हमारा कहलवाएगा जेरेंड फ्रेज। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, द स्टूडेंट्स गैदर सिग्नेचर्स फॉर इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ द लाइब्रेरी। स्टूडेंट ने सिग्नेचर ले लिए, किस लिए? फॉर इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के आवर्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, बढ़ाओ, अच्छा बढ़ाओ, हम इसको करेंगे इजाफा। इंक्रीज बढ़ना, इंक्रीजिंग इजाफा, ये हो गया जेरेंड। जेरेंड के बाद आ रहा है जेरेंड का ऑब्जेक्ट। इजाफा, किस चीज़ में इजाफा? आवर्स में इजाफा। इंक्रीजिंग जेरेंड और आवर्स हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा जेरेंड फ्रेज।
द नेक्स्ट इज इंफिनिटिव फ्रेज। अब हमें पता है कि हम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें और वो ना का मतलब दे, करना, खाना, पीना, ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है इंफिनिटिव। अब इंफिनिटिव फ्रेज क्या होगा कि पहले आपका आएगा इंफिनिटिव, उसके बाद उसका आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में देखें, टू डायरेक्ट इंफिनिटिव हो गया, द अदर प्लेयर्स। अब देखें, ईच क्रिकेट टीम हैज़ अ कैप्टन। हर क्रिकेट टीम में कैप्टन होता है, किस लिए होता है? टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स, बाकी प्लेयर्स को हदायत देने के लिए, हदायत देना, टू डायरेक्ट इंफिनिटिव हो गया। किसको हदायत देना? द अदर प्लेयर्स, ठीक है। अदर प्लेयर्स को हदायत देना टू डायरेक्ट हो गया इंफिनिटिव, अदर प्लेयर्स उसका हो गया ऑब्जेक्ट। हदायत देना और किसको हदायत देना? अदर प्लेयर्स को, तो ये हमारा हो गया इंफिनिटिव फ्रेज। द नेक्स्ट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब इसमें यूज होगी हमारी प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। लाइक समरा कुड हियर हर सिस्टर स्नोरिंग अक्रॉस द रूम। अक्रॉस इज अ प्रेपोजिशन। समरा सुन सकती थी कि उसकी जो बहन है वो कमरे के पार खर्राटे मार रही थी। अच्छा, अब अक्रॉस, पार, द रूम कमरे के, अक्रॉस हो गया हमारा प्रेपोजिशन, रूम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो वो कहाँ खर्राटे मार रही थी? कमरे के पार। नाउ वी आर एट पेज नंबर 98. What we have to do is identify gerund phrases, infinitive phrases and prepositional phrases in the following sentences. अब हमने सॉर्टिंग करनी है। जेरंड फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे है, इन्फिनेटिव फ्रेज को करना है, प्रेपोजिशनल को करना है। सो लेट्स सी। मारिया फेल ओवर द कैट। मारिया कैट के ऊपर लपकी। ओवर इज द प्रेपोजिशन। किसके ऊपर, किसके लिए ओवर यूज हो रहा है? कैट के लिए। द कैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ओवर। ओवर इज अ preposition. The cat is the object of over. So it's a prepositional phrase. The strikers held a meeting. Strikers ने, हड़तालियों ने एक मीटिंग की to discuss the terms of employers, ताकि employers की शराइत को डिस्कस किया जाए। हड़तालियों ने एम्प्लॉयर्स की शराइत को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग मुनक्कद की। टू डिस्कस इज एन इन्फिनिटिव, और डिस्कस क्या किया जाना है? द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स की शराइत। टू डिस्कस इज एन इन्फिनिटिव, द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये पोर्शन जो है ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बनता है। सो दिस इज an infinitive phrase. The next is, after learning the parts of speech, the class began studying punctuation. Parts of speech सीखने के बाद क्लास ने punctuation सीखना शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दी। ठीक है, लर्निंग, सीखना, ठीक है। और द पार्ट्स ऑफ सीखना और अबूर हासिल करना, किस चीज़ का अबूर? द पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लर्निंग इज अ जेरेंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये उसका हो गया ऑब्जेक्ट। सो इट इज बेसिकली अ जेरेंड फ्रेज। विल समवन बी हियर सून टू ओपन द डोर। टू ओपन इज एन इन्फिनिटिव। क्या ओपन करना है? द डोर। द डोर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, सो दिस इज एन इन्फिनिटिव फ्रेज। तला विजिटेड टर्की while studying the history of Turkish art. ऑफ प्रीपोजिशन। अब वो तलहा जो था वो टर्की गया while studying the history of Turkish art, टर्किश आर्ट की हिस्ट्री पढ़ते हुए, पढ़ने के दौरान। तो यहाँ पे ऑफ का ऑब्जेक्ट है टर्किश आर्ट,
So it is a prepositional phrase. Before putting too much effort into the project, प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा एफर्ट सर्व करने से पहले पुट डालना, सर्व करना, इट्स आ जेरेंट। यू शुड गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर बॉस। तुम्हें बॉस से गाइडेंस लेनी चाहिए, तुम्हें बॉस से गाइडेंस लेनी चाहिए। सो पुटिंग हो गया जेरेंट और एफर्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये हमारा हो गया जेरेंट फ्रेज। Does the captain want us to lower the sails before we enter the harbor? तो कैप्टन हमसे चाहता है टू लोअर, कि हम लो कर दें द सेल्स, बाद बानों को। टू लोअर इज एन इन्फिनिटिव, द सेल्स ये हो गया टू लोअर का ऑब्जेक्ट। सो दिस इज एन इन्फिनिटिव फ्रेज। मतलब क्या बनेगा कि कैप्टन चाहता है कि हम बाद बानों को नीचे कर दें बंदरगाह में दाखिल होने से पहले। I shall stop here. The next question is about oral communication skills, which is not included in our examination. Yeah.